गुड मॉर्निंग। अल्फा जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। नोट करके लिखा हुआ है, बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। यानी कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और राज्य में सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता लाना है। नेक्स्ट पे आइए, नोट करके लिखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। यानी कि 1935 से जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, उसमें जो अनुदेश प्रपत्र थे उसे ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है और यह उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के लिए और प्रांतों के गवर्नरों के लिए जारी किया जाता था। नेक्स्ट पे आइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 में कहा जा रहा है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। यानी कि राज्य के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था बनाया जाएगा उससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सकेगा। अनुच्छेद 39 इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। यानी कि नागरिकों को किस प्रकार से आर्थिक न्याय की प्राप्ति मिल सकेगा, आर्थिक प्राप्ति हो सकेगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 39 का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, सभी को अपनी जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पे आइए, अनुच्छेद 39 ख समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 39 ख में कहा जा रहा है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी संसाधन है उन संसाधनों पर किसी एक का, किसी विशेष का नियंत्रण न हो करके उस पर समाज के सामूहिक हितों का नियंत्रण की बात की गई है। और इसके लिए राज्य यानी कि सरकार समाज के उन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकती है, नेशनलाइजेशन भी कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के
अहित के लिए केंद्रन न हो, यानी धन का समान वितरण हो। तो 39 ग में भी यही कहा जा रहा है कि धन और उत्पादन के साधन पर सर्वसाधारण यानी कि सभी जनता का बिना भेदभाव किए हुए सभी का नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री और पुरुष में बिना भेदभाव किए हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 अंग, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्थन का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। यानी कि जो कर्मकार है उनके स्वास्थ्य और शक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो बच्चे हैं उनके अवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके आयु के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो आर्थिक रूप से विवश है, आर्थिक रूप से परेशान है, उनको ऐसे काम में न जाना पड़े जो उनके अनुकूल न हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 च में है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों व अल्प व्यय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड च को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और जो खंड च है इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें जो है बच्चों के गरिमामय वातावरण की बात की गई है और उनके नैतिक कार्यों के बारे में बात की गई है। उन्हें ऐसा कामों में न जाना पड़े जो नैतिक न होकर के अनैतिक कार्य हो। नेक्स्ट पे आइए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन कैसा हो, उसका कार्य किस प्रकार से हो, इन चीजों का वर्णन आर्टिकल 40 में किया गया है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। नोट में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में 5 योजनाएं शामिल है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। तो इसमें जो है मुख्य रूप से आर्टिकल 41 में गरीबों को सामाजिक सहायता देने की बात की गई है और इसके अंतर्गत 5 प्रकार के योजनाओं को शामिल की गई है। नेक्स्ट पे आइए आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 में देखिए कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। इसमें मुख्य रूप से कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि अनुच्छेद 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था की बात की गई है। समान सिविल संहिता की बात की गई है। आर्टिकल 46 इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। आर्टिकल 47 इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसके अंतर्गत लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और उनके लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
तो इसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पे आइए, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। तो इसमें जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, स्थान होंगे और किसी प्रकार के वस्तु होंगे, उनको संरक्षित रखने की बात कही गई है और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि उसे संरक्षित रखा जाए। आर्टिकल 50 में देखिए, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अंतर की बात की गई है, इनके पृथक्करण की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और इसके तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आर्टिकल 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी स्तर पर सभी बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी को प्रोत्साहन देना, यानी कि हिंदी को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हिंदी को अनुच्छेद 351 के तहत प्रोत्साहन देने की बात की गई है। नेक्स्ट पे आइए, नोट में लिखा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। तो केटी शाह जो थे संविधान सभा के जो सदस्य थे, इनके अनुसार क्या था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। और ये जो केटी शाह थे, यह बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विपक्ष में भी थे। नेक्स्ट पे देखिए, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। पहला है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, यह समाज की भलाई के लिए है, यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। डीपीएसपी सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। इसी प्रकार से 7वां है, डीपीएसपी को राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यह हमारा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।